मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी का कालजयी उपन्यास गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। अब तक मैं आपको 26 अध्याय पढ़कर सुना चुकी हूँ और आज मैं आपको 27वां अध्याय पढ़कर सुनाऊंगी। 26वें अध्याय तक क्या कुछ हुआ उसकी पुनरावृत्ति थोड़ी सी ज़रूरी है। 26वें अध्याय तक आपने देखा दो बहुत बड़ी अभूतपूर्व घटनाएं हुई हैं हुरी के साथ और हुरी के गांव में। हुरी की गाय मर गई है, स्वाभाविक रूप से नहीं मरी है, उसकी हत्या हुई है और वो भी उसके सगे भाई हीरा ने की है जहर देकर। ये सच सबके सामने आ गया है। ये एक बड़ी घटना। उसके बाद इसी क्रम में चूंकि हत्या हुई है गाय की, इतना ज़्यादा उस पर शोर हुआ है कि पुलिस का आगमन हो गया है। दरोगा जी हुरी के घर आ गए थे और तलाशी लेने की बात हो गई थी हीरा के घर की। तो वो सब आपने 25वें अध्याय तक सुना था। ये दो बड़ी घटनाएं जो हैं, कैसा असर डाला हुरी के घर के अंदर इन घटनाओं ने और घर के बाहर, ये 26वें अध्याय में प्रेमचंद जी ने लिखा है। आपको याद होगा और मैं याद दिला दूं आपको कि 26वें अध्याय में उन्होंने पूरा ये बताया है कि घर के अंदर तो ये माहौल है कि हुरी और धनिया की बातचीत नहीं हो रही है। बहुत ही बर्फ़ की सिल्ली सा जम गया है उनका रिश्ता, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के सार्वजनिक अपमान से आहत हैं। हुरी को लगता है कि धनिया ने सार्वजनिक रूप से जो उस दिन जैसा भी उसने व्यवहार किया वो ठीक नहीं था और उसको इतना तेज़ नहीं बोलना चाहिए था, इतने तंज ताने कटाक्ष नहीं करने चाहिए थे। चूँकि आपने सुना ही था कि धनिया ने हुरी के माध्यम से पूरे समाज के, अपने जो गांव के तथाकथित मौजज़ लोग थे, उन पर जो कुठाराघात किया था वो हुरी ने बहुत व्यक्तिगत रूप से लिया, क्योंकि वो कह तो हुरी से रही थी। ये बात और है कि वो तंज, वो कटाक्ष, वो ताने जो पालंब सारे सब पर फिट बैठ रहे थे, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से हुरी का ही अपमान कर रही थी। और वो इसलिए कर रही थी क्योंकि हुरी ने हाथ उठाया था धनिया पर। ये बात धनिया को बहुत बुरी लगी है। तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत तल्ख हो गया है इस दोनों घटनाओं के बाद और वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये हुआ, घर का विश्लेषण उन्होंने किया है। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है कि हुरी अपने कृत्य पर शर्मिंदा है, उसको ये लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाहर जो इस घटना का असर है वो बड़ा रोचक उन्होंने लिखा है प्रेमचंद जी ने, कि जो वो घटना हुई, दरोगा जी आए और फिर जो रिश्वत देने की कोशिश हुई हुरी की तरफ से दरोगा जी को, ताकि वो हीरा के घर की तलाशी बचा सके, होने ना दे। और धनिया ने ये प्लान जो है वो कामयाब नहीं होने दिया और वो रिश्वत नहीं देने दी। और उसके बाद कैसे उसी वक्त हुरी को उसने तमाम बातें सुना करके और अंततः दरोगा जी को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि धनिया ने वो रिश्वत देने नहीं दी। तो सारे साहूकार, महाजन, बनिया, ब्राह्मण जितने थे गांव के, वो सबके एकदम, जिसको कहते हैं ना कि प्लान चौपट कर दिए धनिया ने, कुछ हो नहीं पाया। तो ये सार्वजनिक रूप से अब इसका क्या असर पड़ा है, चूँकि पूरा गांव उस वक्त चश्मदीद था जब ये सब हो रहा था। दरोगा जी आए थे और धनिया ने कैसे पैसे गिरवा दिए थे और देने नहीं दिए थे। प्रेमचंद जी लिख रहे हैं कि इस घटना के बाद हुरी की छवि धूमिल हुई है और धनिया के कद में उछाल आया है, कद बढ़ा है धनिया का। उन्होंने लिखा है कि कैसे लोगों में चर्चा का विषय है कि, और चूँकि गांव का है और वही मानवीय प्रकृति की किसी भी बात को कैसे बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अब धनिया को अभूतपूर्व अलौकिक दर्जा मिल गया है गांव में, अलौकिक दिव्य मान लिया गया है उस स्त्री को। सब कह रहे हैं आपस में कि वो तो उस पर भवानी आ गई थी जिस दिन दरोगा जी आए, उनके धनिया के सिर पे भवानी सवार हो गई थी और कैसे धनिया ने गिरा लिया था उस शक्ति के कारणवश, जो उसमें शक्ति आई थी भवानी की, दरोगा जी को भी गिरा दिया था, उनकी मूछें उखाड़ ली थी, उसको जो है पटक दिया था हुरी को। मतलब इतना अलौकिक और दिव्य दर्जा प्राप्त हो चुका है धनिया को इस घटना के बाद। ये घर और बाहर का वर्णन किया था। जो एक अन्य डायमेंशन इसमें जोड़ा 26वें अध्याय में प्रेमचंद जी ने, वो ये था कि हीरा चूंकि भाग गया है, वो पश्चाताप से भागा है, चूंकि उसने जहर दिया है हुरी की गाय को, वो घर छोड़ के चला गया है और उसके बाद उसकी पत्नी जो पुनिया है वो अकेली रह गई है। और जैसा कि अभी तक प्रेमचंद जी ने हुरी का व्यक्तित्व उकेरा है
कि होरी बहुत पारिवारिक व्यक्ति है, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे उसका परिवार वो उनमें से है कि जैसा भी है मेरा है। तो जब वो चला गया है, उसकी गाय को मार के गया है, लेकिन चूंकि पत्नी पुनिया उसकी पत्नी अकेली रह गई है, तो होरी पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है पुनिया की। और प्रेमचंद जी ने लिखा है कि धान बहुत हुआ था उस समय, लेकिन चूंकि मजदूर नहीं मिल रहे थे, पुनिया का घर चलना ज़रूरी था, उसके खेतों की बुवाई रुपाई होनी ज़रूरी थी, तो होरी ने अपने खेतों को दरकिनार करते हुए सारा काम पुनिया के लिए किया था, खुद मेहनत करके धान की रुपाई हुई थी। तो आलम ये रहा फिर कि धनिया के घर में तो धान नहीं आ पाया, क्योंकि उसके खेतों में बुवाई नहीं हो पाई। होरी ने अपना सारा समय, अपनी ऊर्जा सब पुनिया के खेतों में लगाया, क्योंकि उसको समाज की बड़ी चिंता रहती है। उसको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे कि भाई चला गया और पत्नी और उसके घर को होरी ने देखा नहीं। तो उसके यहाँ इतना उसने अपना योगदान दिया उसके खेतों में कि वहाँ पर धान रखने की जगह ही नहीं बची है। और पुनिया, उसमें ये भी लिखा है प्रेमचंद जी ने कि पुनिया चूंकि अकेली रह गई है, तो वो पूरा दबाव बनाए हुए है होरी पर। अब वो ऐसा लगता है कि जैसे एहसान कर रही है कि अगर वो होरी का सहयोग ले रही है। तो ये एक चीज़ हुई है कि पुनिया के घर में तो अन्न ही अन्न है, और ये इसकी गरीबी गहरा रही है होरी और धनिया के घर की, क्योंकि यहाँ तो धान भी नहीं हुआ ठीक से। अंत के पैराग्राफ में आपको याद होगा कि होरी को दिखाया उन्होंने कि वो अपने खेतों में जाड़े की रात में लेटा हुआ है। और उस पैरा को पढ़ते वक्त मुझे प्रेमचंद जी की ही कहानी पूस की रात याद आ गई, जिसमें जो है दिखाया है कि होरी किसी तरीके से अपनी पुरानी घिसी हुई मिर्ज़ई, रज़ाई के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, उसको ओढ़ करके अपनी टांगों को पेट में लगा करके और अपनी ही गर्म सांसों से खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रज़ाई इतनी क्षीण हो चुकी है कि वो अपनी सर्दी बचाने में नाकामयाब है। ये अभी तक आपने 26वें अध्याय में सुना था। अब मैं आपको 27वां अध्याय पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। सहसा उसने मड़ैया के सामने चूड़ियों की झनकार सुनी। उसने कान लगाकर सुना, हाँ कोई तो है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो सकती है, मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी होती है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हज़ारों रुपए गड़े हैं, लेन देन करते हैं, ड्योढ़ी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं, एक न एक मामला खड़ा करके हमा सुमा को पीसते ही रहते हैं। फिर भी नियत का ये हाल है। बाप जैसा होगा वैसा ही संतान भी होगी, और आप नहीं आते, औरतों को भेज देते हैं। अभी उठकर हाथ पकड़ लूँ तो क्या रह जाएगा पानी। नीच कहने को नीच हैं, जो ऊंचे हैं उनका मन तो और भी नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता, आंखों देखकर मक्खी निगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई जितना तेरा जी चाहे, समझ ले मैं हूँ ही नहीं। बड़े आदमी अपनी लाज न रखें, छोटों को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। मगर नहीं, ये तो धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सो गए हो क्या कि जाग रहे हो। होरी झटपट उठा और मड़ैया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई, उसे वरदान देने आई है। एक 26वें अध्याय का छोटा सा हिस्सा मैं आपको बताना भूल गई कि जब पति पत्नी में इतना शीत युद्ध चल रहा है, जब आपस में बात नहीं हो रही उस घटना के बाद, तो होरी को बुखार आ गया है, ज्वर आ गया है, और उस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे टाइफाइड फैला है या कुछ ऐसा गांव में बहुत ज़्यादा। तो उसके उस बुखार की वजह से पति पत्नी में बातचीत शुरू हो गई थी 26वें अध्याय में, और वो ज्वर जो है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल कर गया होरी और धनिया के रिश्तों को, क्योंकि धनिया को लगता है कि ऐसे समय में जब कोई बीमार है तब तो किसी से भी बैर नहीं रखना चाहिए। वो तो अपना पति है और इतने वर्ष उसके साथ अच्छे बुरे जैसे भी हैं बिताए हैं, तो उसकी सेवा शुश्रूषा में धनिया और होरी की बातचीत शुरू हो गई थी। ये 26वें अध्याय में हुआ था। होरी झटपट उठा, मड़ैया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई और वरदान देने आई है। इसके साथ ही बादल बूंदी और जाड़े पाले में इतनी रात गए, उसका आना शंकाप्रद भी था। ज़रूर कोई ना कोई बात हुई होगी। बोला, ठंडी के मारे नींद भी आती है क्या? तो इस जाड़े पाले में कहाँ चली आई? सब कुशल तो है? हाँ सब कुशल है। गोबर को भेज के मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। मड़ैया में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुंह पर कालिख लगा रखी है, उसकी करनी को तो मत ही पूछो। जिस बात को डरती थी वही होकर रहेगी, तुम देखना। क्या हुआ? किसी से मारपीट कर बैठा है क्या? अब मैं क्या जानूं कर बैठा है, चलकर पूछो उसी राण से। किस राण से? क्या कहती है? बोरा तो नहीं गई है? हाँ हाँ, क्यों न मैं बोरा जाऊंगी। बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया।
साफ साफ क्यों नहीं कहती किस राण को कह रही है, किसे राण कह रही है? उसी झुनिया को और किसको? तो झुनिया क्या आई है और कहाँ जाती? पूछता कौन है उसे? गोबर घर में नहीं है क्या? गोबर का तो पता नहीं जाने कहाँ भाग गया, उसे 5 महीने का पेट है, माने झुनिया इज प्रेग्नेंट। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अहिराने जाते देखकर वे खटका था, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी वो निकलेगा उसने ये नहीं सोचा था। युवकों में कुछ रसिकता होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, मगर जिस रुई के गाले को वह नीले आकाश में हवा के झोंके से उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, क्या वह सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकारमय बना देगा, यह तो कोई देवता भी नहीं जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट था, वह सरल गवार जैसे वो अभी तक बच्चा ही समझता था, लेकिन उसे भूज की चिंता न थी, पंचायत का भय नहीं था। झुनिया घर में कैसे रहेगी, उसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की। लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी ना कर बैठे। घबरा कर बोला, झुनिया ने कुछ कहा तो नहीं? झुनिया ने कुछ नहीं बताया। गोबर कहाँ गया है? उसे कहकर ही गया होगा। धनिया झुंझलाकर बोली, तुम्हारी अकल तो घास खाने गई है। उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, भागकर जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। दूध थोड़े ही पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कलमुही झुनिया की चिंता है कि करूँ तो क्या करूँ। अपने ही घर में क्षण भर को न रहने दूंगी। जिस दिन गाय लाने गया है उसी दिन से दोनों में तकझक होने लगी। पेट न रहता तो अभी बात भी न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो झुनिया लगी घबराने, कहने लगी कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा, एक औरत को साथ लेके जाए तो कहाँ जाए, उसे कुछ सूझा ही नहीं। आखिर जब वह सिर पर हो गई तो मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं मैं परान दे दूंगी, ऐसा उसने कहा। तो बोला, तू चलकर मेरे घर में रह ले, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अम्मा को मैं मना लूँगा। यह घटी उसके साथ चली आई। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर जाने कहाँ सरक गया। वह खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भीग गई, वो न लौटा तो भाग कर यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया है वैसा फल भोगेगा। चुड़ैल ने लेकर मेरे लड़के को चौपट कर दिया। तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं। कहती है अपने घर कौन सा मुंह लेकर जाऊं। भगवान ऐसी संतान से तो बांझ ही रखे तो अच्छा है। मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं अपने घर में तो नहीं रखूंगी। गोबर को रखना हो अपने सिर पर रखे। घर में ऐसी 36 के लिए जगह नहीं है, और अगर तुम बीच में बोले या तो फिर मैं रहूंगी या वो रहेगी। पूरी बोला, तुमसे बना नहीं, उसे घर में आने ही नहीं देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, टलती ही नहीं है, धरना दिए बैठी है। अच्छा चल देखूं कैसे नहीं उठती है, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। दाढ़ीजार भोला सब कुछ देख रहा था पर चुप्पी साधे बैठा था। भोला यानी झुनिया का पिता। बाप भी ऐसे बेहया होते हैं। वह क्या जानता था इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? जानता क्यों नहीं था? गोबर रात दिन घेरे रहता था, उसकी आंखें फूट गई थी क्या? सोचना चाहिए था ना कि यहाँ क्यों दौड़ दौड़ के आता है। चल मैं झुनिया से पूछता हूँ। दोनों मड़ैया से निकलकर गांव की ओर चले। होरी ने कहा, 5 घड़ी रात के ऊपर हो गई है। धनिया बोली, हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है। कोई चोर आए तो सारे गाँव को मूस ले जाए। चोर ऐसे गाँव में नहीं आते, धनियों के घर जाते हैं। धनिया ने ठिठक कर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो हल्ला न मचाना, नहीं सारा गांव जाग जाएगा, बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट कर लाऊंगा, गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों ना खुल जाए। मैं मेरे घर आई क्यों? जहाँ जाए जहाँ गोबर है। उसके साथ कुकर्म किया है तो हमसे पूछ कर किया था क्या? धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वो चिल्लाएगी। तो चिल्लाया करे, मुदा इतनी रात गए, अंधेरे सन्नाटे, रात में जाएगी कहाँ, ये तो सोचो। जाए जहाँ उसके सगे हों, हमारे घर में उसका क्या रखा है? हाँ लेकिन इतनी रात गए घर से निकालना उचित नहीं है। पाँव भारी है, कहीं डरा जाए और आफत हो जाए। ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी नहीं बनता। हमें क्या करना है, मरे या जिए, जहाँ चाहे जाए। क्यों मैं अपने मुख पर कालिक लगाऊं? मैं तो गोबर को भी निकाल के बाहर कर दूंगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिक तो लगनी थी और वो लग गई है। अब जीते जी ये छूटेगी नहीं। गोबर ने नौका डुबा दी। गोबर ने नहीं डुबाई, इसी ने है। बच्चा तो इसका है ना, इसके पंजे में आ गया वो। किसी ने डुबाई, अब तो डूब गई। देखो द्वार के सामने, वो दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सौगंध, उस पर हाथ न उठाना। वह तो अपने आप ही रो रही है, भाग की खोटी न होती तो यह दिन आता ही क्यों। होरी की आंखें आर्द्र हो गईं। धनिया का यह मात्र स्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान कर रहा था।
दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो गया। हुर्री को इस बीते यौवना में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था जो सारी कलंक, सारी बाधाओं, सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेटे ले रहा था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ के दराज से झांका। दीवट पर तेल की कुप्पी जल रही थी और उसके मध्यम प्रकाश में झुनिया घुटने पर सिर रख के द्वार की ओर मुंह किए अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपनी मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया था। वह आफत की मारी रंग बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छां खोजती फिरती थी और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था और भविष्य एक विकराल दानव के समान उसे निगल जाने को खड़ा हुआ था। एकाएक द्वार खुलते हैं। हुर्री को आते देखकर वो भय से कांपती हुई उठी। हुर्री के पैरों पे गिरकर रोती हुई बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई दूसरा ठौर नहीं है, चाहे मारो चाहे काट दो, लेकिन अपने द्वार से दुरदुराओ मत। हुर्री ने झुककर उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डर मत बेटी, तू डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, हम भी तेरे हैं, आराम से रह। जैसी तू भूला की बेटी है वैसी मेरी भी बेटी है। जब तक हम जिएंगे किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से नहीं देखेगा। भोज भात जो लगेगा वो हम सब सह लेंगे, तू खातिर जमा रख। जुनिया सांत्वना पाकर और हुर्री के पैरों में चिपट गई और बोली, दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो, तुम ही अम्मा हो, तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा खा जाएंगे। धनिया अपनी करुणा के आवेश को अब रोक नहीं सकी। बोली, तू घर चल, मैं देख लूँगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज तो नहीं है ना। बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में झुनिया को उल्टा, कलिंकनी, कलमुही और न जाने क्या क्या कहा था। झाड़ू मारकर घर से निकालने की बात की थी। अब जो झुनिया ने स्नेह, क्षमा और आश्वासन से भरे ये वाक्य सुने तो हुर्री के पांव छोड़कर वो धनिया के पांव से लिपट गई। और वही साध्वी जिसने हुर्री के सिवा किसी पुरुष को आंख भरकर नहीं देखा, इस पापिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी और उसके त्रस्त हृदय को कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को पैरों में छिपाए बैठी हो। हुर्री ने धनिया को संकेत किया कि इसे कुछ खिला पिला दे। झुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर कहाँ चला गया? हुर्री अपनी व्याकुलता छिपा नहीं पाया। जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी होगा। बातें तो हंस हंस कर रहे थे, मरने का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है? गांव में ही कि कहीं चला गया है? मुझे तो शंका होती है कहीं बाहर न चला जाए। यही मेरा मन कहता है। कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़े ही हैं। जब भली बुरी एक बात हो गई तो उसे निभाना पड़ता है। इस तरह भागकर उसे हमारी जान आफत में नहीं डालनी चाहिए थी। धनिया ने झुनिया का हाथ पकड़ कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बाह पकड़ी उसका निभाह करना चाहिए कि मुंह में कालिख लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में बैठने न दूं मैं उसे। हुर्री वहीं पुआल पर लेट गया। गोबर कहाँ गया, ये प्रश्न उसके हृदयाकाश में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा। 27वां अध्याय देखिए कितना भावुक कर देने वाला है। एक ही पहलू के पर मानव हृदय के दो पट जो है बिल्कुल खोल दिए हैं प्रेमचंद जी ने। हर बार पढ़ते हैं तो लगता है कि मानवीय विज्ञान के सिद्ध हस्त थे प्रेमचंद जी, केवल लेखक नहीं थे। मुझे लग रहा है आपको भी सुनने में भी उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना मुझे पढ़ने में। मिलती हूँ अगले रविवार 28वें अध्याय के लिए। बने रहिए प्रेमचंद जी के साथ, गोदान के साथ और रचना वंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।